नमस्कार। भारतीय सामाजिक संरचना के क्रम में आज हम बात करेंगे नगरीय समाज की। नगरों को अगर हम देखते हैं तो वो किसी ऐतिहासिक युग की देन नहीं माने जा सकते, बल्कि क्या है, वो इनका जो इतिहास है वो मानवीय साधनों के विकास क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। मानव विकास के क्रम में ने मनुष्य को जैसे प्रारंभ का आखेट अवस्था से पशु अवस्था में पहुंचा दिया, जहाँ से वह यद्यपि स्थायी रूप से निवास तो नहीं करने लगा, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से उसके जीवन में स्थायित्व आया। और मानव विकास की अन्य अवस्था, जिसे कृषि के नाम से जाना जाता है, वे मानव को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो निश्चित समय तक निश्चित स्थान पर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप गांवों का जन्म हुआ। गिस्ट और हेल्बर्ट ने नगरों के उद्विकास को सभ्यता के उद्विकास के साथ संबंधित किया है, और इन्होंने कहा है कि सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है। नगर हम किसे कहते हैं? नगर एक ऐसा स्थान जहाँ मानव कृषि के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यवसायों में व्यस्त है। नगर वह संपूर्ण समाज है जहाँ जनसंख्या काफ़ी होती है। वहाँ सामान्यतः सामुदायिक भावना की कमी होती है, और अधिकांश समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि व्यवसाय, पर्यावरण, जनसंख्या, गतिशीलता, अंतःक्रिया, विभेदीकरण, विजातीयता, विषमता नगरीय जीवन की मुख्य विशेषताएं हैं। नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट पर्यावरण की सूचक है। नगरों में क्या होता है, जनसंख्या अधिक है, जनघनत्व भी अधिक है, व्यवसायों की बहुलता भी है, विभिन्नता भी है। उसमें औपचारिक और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है। भोगवाद, भौतिकवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता, ये सब क्या है, नगरीय जीवन की मुख्य विशेषताएं कही जा सकती हैं। नगर की परिभाषा जनसंख्या के आधार पर की गई है। अमेरिका के जनगणना ब्यूरो ने नगर ऐसे स्थान को माना है कि जहाँ की जनसंख्या 25,000 या उससे अधिक है। फ्रांस में 2,000 तथा मिस्र में 11,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर माना है। विलकॉक्स ने ऐसे क्षेत्र जहाँ का जनघनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील तथा जेफरसन ने 10,000 प्रति वर्ग मील आबादी वाले क्षेत्र को नगर कहा है। विलकॉक्स जहाँ का कहना है कि जहाँ मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है उसे गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे शहर या नगर कहेंगे। यानी कि जो कृषि पर आधारित समुदाय है, समाज है, वो क्या कहलाएगा, गांव। और जहाँ पर कृषि के अतिरिक्त भी अन्य व्यवसाय भी प्रचलित हैं वो शहर की श्रेणी में आता है। बर्गल के अनुसार नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में लगे हैं। यानी कि नगर में कृषि के अतिरिक्त अन्य और भी बहुत सारे व्यवसाय देखने को मिलते हैं। लुईस वर्थ इस संदर्भ में कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। यानी कि नगर क्या है, जहाँ सामाजिक भिन्नता है, ज़्यादा व्यक्ति हैं, घने हैं, मतलब प्रति किलोमीटर घनत्व उनका ज़्यादा है, और
स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो इस तरह से नगर क्या है? नगर वो क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या की बहुलता और उसमें विविधता पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय देखने को मिलते हैं, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता और औपचारिकता, ये सब चीज़ें नगरीय केंद्रों की मुख्य विशेषताएं मानी जा सकती हैं। नगरीय समुदायों की विशेषताओं में किंग्सले डेविस ने जो उनकी विशेषताएं बताई हैं, जैसे सामाजिक भिन्नता है, द्वितीयक संघ है, सामाजिक सहिष्णुता है, द्वितीयक नियंत्रण है, यानी कि औपचारिक नियंत्रण के जो साधन है वो द्वितीयक हैं, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ है, व्यक्तिवादिता है, स्थानीय अलगाव है। उसके अलावा पार्क, बर्गेस, नेल्स, एंडरसन, जिमरमैन और सोरोकिन आदि विद्वानों ने नगरीय समुदाय की विभिन्न विशेषताओं को इस प्रकार से बताया है, जैसे जनसंख्या की बाहुलता। ग्रामीण और नगर का जो मुख्य अंतर है वो जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि गांव में जनसंख्या कम होती है और शहरों में जनसंख्या और उसका घनत्व हमें अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर ही नगरों का विभिन्न श्रेणियों जैसे नगर, महानगर आदि में वर्गीकरण किया जाता है। जनसंख्या की अधिकता ने शहरों में गंदी बस्तियां, अपराध, प्रशासन, आवास, बेकारी, गरीबी, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी पैदा की हैं। उसके अलावा जनसंख्या विभिन्नता, जनसंख्या की अधिकता तो वहाँ पर है ही, लेकिन उसमें विभिन्नता भी है। विभिन्नता किस तरह से? धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग, प्रजाति, भाषा, अलग अलग प्रांतों से संबंधित लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो इस कारण इस तरह से नगरों की जनसंख्या में हमें विभिन्नता भी देखने को मिलती है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, जीवन स्तर, सभी में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्मों से संबंधित, अलग अलग वर्गों से संबंधित जहाँ लोग निवास करेंगे वहाँ पर उनमें विभिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। उसके अलावा व्यवसायों की बहुलता और उसमें विभिन्नता, यानी कि अलग अलग तरह के व्यवसाय वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिगरेट, माचिस, दवाई, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, मशीन निर्माण, प्लास्टिक, बारूद, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, ईंट, कागज। कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता? विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग है, ये सब चीज़ें हमें नगरों में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा श्रम विभाजन और विशेषीकरण, शहर में कार्य का जो बंटवारा है वो हमें देखने को मिलता है। वहाँ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं और एक व्यक्ति किसी एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण से पारस्परिक निर्भरता पैदा होती है। उसके अलावा द्वितीयक संबंध, क्योंकि नगरों में जनसंख्या ज़्यादा है, सभी लोगों को एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते, प्राथमिक संबंध वहाँ कम देखने को मिलते हैं और इसी कारण वहाँ पर औपचारिक और द्वितीयक संबंध अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा कृत्रिमता, यानी कि जो नगर के लोगों में जो उनका जीवन है वो बनावट और आडंबर युक्त होता है। वो दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं, चमक दमक में अधिक विश्वास करते हैं। उसके अलावा विभिन्नता, ये भी मैंने जनसंख्या विभिन्नता के बारे में बताया कि नगरों में जो है वो विभिन्नताओं का केंद्र है, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग, भाषा के लोग, संस्कृति के लोग वहाँ रहते हैं। उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, व्यवसाय अलग है, पहनावा अलग है, रुचि अलग है, हित अलग हैं। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्नताओं के साथ साथ वहाँ पर
व्यक्तिवादिता, यानी कि वहाँ पर समूह का महत्व न होकर के सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं की अधिक चिंता करता है, अपने हितों को महत्व देता है। उसके अलावा सामाजिक समस्याएं, नगरों में जनसंख्या ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, गंदी बस्तियाँ, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, पॉल्यूशन की समस्या, बीमारी आदि विभिन्न समस्याओं का वो केंद्र बन जाता है। जितना बड़ा नगर होगा, महानगर होगा, उतनी ही ये समस्याएं वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके अलावा सामाजिक शिक्षा और संस्कृति के केंद्र, यानी कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाएं वहाँ पर होती हैं और विभिन्न विषयों की शिक्षा और ज्ञान उपलब्ध होते हैं। कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान देने वाली जो संस्थाएं हैं वो नगरों में ही पाई जाती हैं। नगर विभिन्न प्रकार की भाषा, साहित्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रकट करते हैं। नगर का जो पर्यावरण है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। उसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, नगर में ही सरकार के विभिन्न विभाग और कार्यालय होते हैं। वहाँ पर राज्यों की राजधानियाँ, सैनिक छावनियाँ, विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यालय और सरकार और राजनीतिक दल भी अपनी नीति और भावी कार्यक्रमों का निर्धारण नगरीय महत्व को देखते हुए करते हैं। अधिकांश जो राजनीतिक आंदोलन हैं वो नगरों से ही प्रारंभ होते हैं। तो नगर के लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण और जागरूकता भी इन्हीं दलों से प्राप्त होती है। उसके अलावा सुरक्षा, वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के जो साधन हैं वो द्वितीयक साधन होते हैं। पुलिस है, जेल, न्यायालय, वहाँ के जो सुरक्षा है वो करते हैं और जो चोरी, हत्या, लूटपाट आदि से इन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आर्थिक संकट में भी रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध होने के कारण आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतोष प्राप्त होता है। उसके अलावा स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधा, नगरों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अस्पताल होते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए वहाँ सहायता मिल जाती हैं। उसके अलावा मनोरंजन के लिए सिनेमा, रेडियो, टीवी, नाट्यशाला, कला केंद्र, ये विभिन्न पर्याप्त वहाँ पर सुविधाएं होती हैं जिससे कि व्यक्ति अपने मनोरंजन करके अपने मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करता है। उसके अलावा मानव सभ्यता के पोषक, नगरों में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के कारण से वहाँ सभ्यता का विकास होता रहा है और विश्व की उच्च और विकसित सभ्यताएं नगरों में ही फली और फूली हैं। नगर ही सभ्यता के निर्माता और पोषक रहे हैं। उसके अलावा आर्थिक विषमता, कि नगरों में गरीब और अमीर के जो बीच का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तरफ ऐसे लोगों की बहुलता है जो भोजन, कपड़ा और मकान की सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं जुटा पाते। दूसरी तरफ वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर करोड़पति, लखपति हैं और वो सारी सुविधाएं उनके पास में होती हैं। एक तरफ मजदूर वर्ग है तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग भी वहाँ पर दिखाई देता है। उसके अलावा यातायात के साधनों की सुविधा, नगरों में यातायात के साधन हर तरह के, चाहे वो बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो,
चाहे आपके हवाई जहाज हो, सारी चीज़ें वहाँ पर हमें दिखाई देती है, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आसान रहता है और सुविधा वहाँ पर व्यक्तियों को प्राप्त होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था। आधुनिक नगरों में जो है वो मुद्रा, पैसे पर आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके कारण से व्यापार का जो कार्य है वो आसानी से हो जाता है और विनिमय के लिए सामान को लादकर एक साथ स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना पड़ता, जिसके कारण धन का संचय भी होने लगा और व्यक्तियों की शक्ति का वो परिचायक बना। पहले क्या था कि धन नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, चीज़ के बदले चीज़ व्यक्ति को प्राप्त होती थी। वर्तमान जो नगरों हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा लिखित आलेख, हालांकि अब तो गांवों के अंदर भी मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके अलावा लिखित आलेख, नगरों में मुद्रा के प्रचलन और व्यापार के प्रसार के साथ साथ लेखन कार्य और कागज का प्रचलन बढ़ा। अब मनुष्य अपने हस्ताक्षर और मुहूर से जाना जाने लगा, कागज पर समझौते होने लगे और आलेख जो हैं वो अस्तित्व में आए। पुलिस और न्यायालय लिखित आलेखों को में ही अधिक विश्वसनीय मानते हैं और नगरों में अधिकांश कार्य जो हैं वो लिखित रूप में होते हैं। उसके अलावा सुदृढ़ प्रशासन। नगरीय जीवन की जटिलता और समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता महसूस होती है, जिसमें सुरक्षा, न्याय, पुलिस, पानी, बिजली, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, सफाई और सार्वजनिक कल्याण की देखरेख के लिए सुदृढ़ प्रशासन होना आवश्यक है। यानी कि जो प्रशासनिक कार्य हैं वो द्वितीयक नियंत्रण के जो साधन हैं, पुलिस, न्यायालय वगैरह, इनके द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नगरों की व्यवस्था शहरी ग्रामीण व्यवस्था से बिल्कुल अलग है और वर्तमान में नगरों का जो स्वरूप है वो भी तेज़ी से बदल रहा है। तो परिवर्तन के साथ साथ इनमें जो परिवर्तन की गति है उसमें भी जो तेज़ी है वो हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।